रस्किन बॉन्ड एक ख्याति प्राप्त लेखक हैं। इनकी एक विशेष लेखन शैली है। रहस्य रोमांच इनकी विशेषता है। तो आज सुनिए रस्किन बॉन्ड जी की लिखी हुई कहानी देवदारों के साए में। ये महिला अब भी बहुत सेक्सी दिखती है ना। ये बात रिटायर्ड कर्नल बख्शी ने कमरे के दूसरे छोर पर पीले गुलदाउदी फूलों के गुलदान के पास खड़ी श्रीमती वसु को देखकर कही थी। अपनी जवानी के दिनों में इसे लखनऊ का आदमखोर कहा जाता था। होटल रॉयल के मालिक नंदू ने कहा। यह युवा पुरुषों पर ऐसे झपटती थी जैसे छिपकली मक्खियों पर झपटती हैं। छिपकली जैसी कोई बात नहीं थी। ये पुराने समय की महारानी की तरह है और पुरुष स्वयं आकर इसके पैरों में गिर जाते थे या इसके ऊपर गिर जाते थे, नंदू ने कहा। वो खुद को नारी सौंदर्य का बड़ा पारखी समझता था। तुम लोगों की पुरुष प्रधान मानसिकता है, श्रीमती बख्शी ने हाथ में फूलों का गुच्छा लाते हुए कहा। इसके बजाय फूलों के प्रबंध पर ध्यान दो तो कैसा रहेगा? ठीक है, बशर्ते मुझे निर्णायक न बनाया जाए, कर्नल ने कहा। तुम्हें ढोल की महारानी को पुरस्कार देना पड़ेगा, अन्यथा वो शेष जीवन भर के लिए तुम्हारा पत्ता काट देगी। वर्ष 1967 का अक्टूबर माह आरंभ हुआ था और रॉयल अपनी वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी आयोजित कर रहा था। इसके लिए पुरानी नृत्यशाला का उपयोग किया जाता था, जो मसूरी और लंढोर के बेहतरीन बगीचों के चुनिंदा फूलों से सजी अत्यंत शानदार दिख रही थी। डेलिया बैंक से डेलिया फूल, कपूरथला महल से गुलदाउदी फूल, कंपनी बाग से कषाय मूल के पुष्प, स्टेट बैंक की विशेष संग्रह से नागफनी, राजपिपला महल से बेगोनिया और लगभग हर उस व्यक्ति से जिसके पास बागीचा था। एस्टर, एजिलिया, बनफशा और मालती के फूल एकत्रित किए गए थे। पहाड़ों में फूलों के लिए अक्टूबर का महीना सर्वश्रेष्ठ होता है। सर्दियों में ठंड अधिक होती है और पाला पड़ता है। वसंत में हवा तेज चलती है। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। वर्षा ऋतु में बारिश ज़्यादा होती है। परंतु यदि आप धैर्य रखें और पौधों की अच्छी तरह देखभाल करें तो आपको शरद ऋतु में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नृत्यशाला मेहमानों से खचाखच भर गई थी, क्योंकि पुष्प प्रदर्शनी की वो पहली दोपहर थी और नीली साड़ी में आई कपूरथला की सुंदर राजकुमारी के हाथों पुरस्कार दिए जाने थे। वो आसपास के फूलदार परिवेश में भली भांति घुल मिल गई थी। ऐसी एक मेहमान मिस गमला थी। वो सिर पर बड़ा सा पीला हैट लगाकर स्वयं पिलपिले गुलदाउदी फूल जैसी लग रही थी। मिस गमला लगभग 60 वर्षीय अविवाहित महिला थी, जिसे बेकार गपशप करने की आदत थी। उसने एक जर्मन दंत चिकित्सक डॉक्टर राइनहार्ट को जबरदस्ती अपनी बातों में फंसा रखा था और उन्हें कह रही थी कि राजपिपला के बेगोनिया फूलों को मसूरी में नहीं उगाया गया, बल्कि वे फूल शिमला महल से लाए गए हैं। आपको नहीं लगता ये बेईमानी है? उसने पूछा। बहुत गलत है, डॉक्टर राइनहार्ट ने कहा। आपको ये बात निर्णायकों को बतानी चाहिए। मैं उन्हें पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। मिस गमला, आप इन मामलों में बहुत तेज़ हैं। डॉक्टर राइनहार्ट लगभग 2 वर्ष से मसूरी में रह रहे थे तथा उन्हें तिब्बती शरणार्थी समुदाय और एकाध आवासीय स्कूलों का दंत चिकित्सक नियुक्त किया गया था। रॉयल के एक भाग में उनका चिकित्सालय था। वो बहुत भद्र और विनीत व्यक्ति थे, किंतु लोगों के साथ उनका मेल जोल ज़्यादा नहीं था। उनका अतीत कुछ रहस्यमय था। मिस रिपली बीन का अतीत बिल्कुल रहस्यमय नहीं था। वो होटल में बहुत लंबे समय से रहती थीं। उन्होंने होटल के पुराने भाग में 2 कमरे लिए हुए थे, जहाँ से उन्हें 2 परस्पर विरोधी दृश्य दिखाई पड़ते थे। कुछ दूरी पर हमेशा बर्फ़ दिखती थी और कमरे के ठीक नीचे रॉयल सुअर खाना था। मिस रिपली बीन को किसी ने पुष्प प्रदर्शनी में आमंत्रित नहीं किया था। ये मान लिया गया कि वो प्रदर्शनी में पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो उस संस्थान का हिस्सा थी। वो होटल स्वतंत्रता के समय उनके पिता श्री रिपली बीन का था और उन्होंने उसे नंदू के पिता को इस शर्त पर बेचा था कि उनकी पुत्री मिस रिपली बीन आजीवन वहाँ रह सकेंगी। उन्हें वहाँ रहते हुए 20 वर्ष हो चुके थे और अब 68 वर्ष की आयु में वो 20 वर्ष और रहने की इच्छुक थीं। उन्हें वार्षिक पुष्प प्रदर्शनियाँ बहुत पसंद थीं और वो दांत में दर्द होने के बावजूद प्रदर्शनी नहीं छोड़ती थीं। कोई परेशानी होने पर डॉक्टर राइनहार्ट उनकी जांच कर सकते थे। चाय का समय था। चाय के साथ
खीरे के छोटे सैंडविच तथा पनीर के पिलपिले पकौड़े भी परोसे जा रहे थे। होटल के रसोइये ने उसी दिन सुबह नौकरी छोड़ने का नोटिस दिया था, इसलिए नाश्ता मसालची ने बनाया था। नृत्यशाला में बच्चों के 2 गुट टहलते हुए आ गए। उनमें से कुछ कॉन्वेंट स्कूल की लड़कियां थीं, जिनके साथ एक युवा अध्यापिका थी, और सेंट जॉर्ज स्कूल के कुछ लड़के थे। उन्होंने एक लंबी कतार बनाई और कुछ ही देर में वहां रखे पकौड़े खाकर खत्म कर दिए। कहीं से पियानो की आवाज़ आ रही थी। होटल के लाउंज में बैठा लोगो स्ट्रॉज नृत्य संगीत की धुन बजा रहा था। वो होटल का पियानो वादक था। मिस रिप्ली बिन भी रुककर उसे सुनने लगी। क्या वो द ब्लू डेन्यू अथवा रोजेज ऑफ द साउथ की धुन थी? मिस रिप्ली को लोगो पसंद था। वो सौम्य स्वभाव का युवा व्यक्ति था। वो जानता था कि मिस रिप्ली बीन होटल की मेहमान नहीं है, परंतु फिर भी उसे उनके लिए पुराने गीत बजाना पसंद था। मिस रिप्ली बीन हमेशा रुककर उसका पियानो सुनती और उसकी प्रशंसा किया करती थी। वो अधिकांश मेहमानों से बिल्कुल अलग थी, जो पियानो की धुन को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। शाम के लगभग 6 बजे थे और अंधेरा होने को था। पुरस्कार वितरण का समय हो रहा था। किसी ने मिस रिप्ली बिन की ओर ध्यान नहीं दिया। वो देवदार के वृक्षों के नीचे खड़ी थीं और संगीत की धुन गुनगुना रही थीं कि तभी ठंडी हवा का झोंका आया और वनखौर के पेड़ों से झड़े लाल व सुनहरे पत्ते जमीन पर बिखर गए। मिस रिप्ली बिन बगीचे की बेंच पर बैठ गईं। उन्होंने तय किया कि वो प्रदर्शनी का शोरगुल समाप्त होने के बाद आराम से फूलों को देखेंगी। उन्हें शाम को सूर्यास्त के समय देवदार के वृक्षों के नीचे बैठना, उनकी छाया के आकार को धीरे धीरे बढ़ते और फिर अंधकार में लीन होते देखना अच्छा लगता था। परछाइयाँ दीवार पर, अपरिचित परछाइयाँ। सामने की इमारत से रोशनी आ रही थी, जिससे नृत्यशाला की बाहरी दीवार पर 2 बड़ी परछाइयाँ बन रही थीं। मिस रिप्ली बिन को परछाइयाँ तो दिखाई दे रही थीं, किंतु वे लोग नहीं दिख रहे थे जिनकी परछाइयाँ दीवार पर बन रही थीं। वे आपस में झगड़ रहे थे। देवदार के नीचे बेंच पर बैठी मिस रिप्ली बिन उन्हें गौर से देख रही थीं। उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। नृत्यशाला में बज रहे पियानो और लोगों के शोरगुल में अन्य सब आवाज़ें दब गईं। मिस रिप्ली बिन खड़ी हो गईं। वो झगड़े की जगह की ओर जाने का विचार कर ही रही थीं कि तभी परछाइयाँ गायब हो गईं। अंधकार में से एक आकृति बाहर निकली और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। उसने मुड़कर एक बार मिस रिप्ली बिन की ओर देखा और फिर हिचकिचाकर तेजी से वहाँ से निकल गई। मिस रिप्ली बिन उन आकृतियों को पहचान नहीं सकी। उन्हें केवल परछाइयाँ दिखाई दे रही थीं। वहाँ बहुत अंधेरा था और परछाइयाँ बहुत दूर थीं, परंतु उस आकृति ने मिस रिप्ली बिन को देख लिया था और पहचान भी लिया था। और नृत्य कक्ष के भीतर पुरस्कार वितरण चल रहा था। विजेताओं को पुरस्कार में चांदी की ट्रॉफी प्रदान की जा रही थी। स्टेट बैंक के मैनेजर श्री ओहरी को उनके बैंक के नागफनी संग्रह के लिए ट्रॉफी मिली। हालांकि वो व्यक्तिगत तौर पर नागफनी से नफरत करते थे। श्रीमती बख्शी को उनके विशाल अफ्रीकी गेंदे के फूलों के लिए पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर राइन हार्ट को वनफशा के फूलों के लिए पुरस्कार मिला, जो उन्होंने खिड़की पर रखे जाने वाले गमलों में उगाए थे। मिस गमलाह की टोपी पर लगी प्रदर्शनी के बावजूद कपूरथला के गुलदाउदी को पुरस्कार के लिए चुना गया। कंपनी बाग और डालिया बैंक ने भी बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए। राजपिपला बेगोनिया को विशेष पुरस्कार के लिए चुने जाने पर मिस गमला को बहुत गुस्सा आया। बेईमान, वो चिल्लाईं, ये फूल शिमला से लाए गए हैं। उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब श्रीमती बसु के फूलों को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। श्रीमती बसु, नंदू ने इस तरह घोषणा की मानो वो प्रदर्शनियों का बहुत बड़ा जानकार हो। आपके शानदार प्रदर्शन के लिए आपको प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। परंतु श्रीमती बसु कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। श्रीमती बसु, नंदू ने फिर से नाम लिया। श्रीमती बसु कहाँ हैं? शायद अपने नए प्रेमी के साथ, मिस गमला ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। श्रीमती बसु लगभग 10 मिनट पहले बाहर निकली थी। कर्नल बख्शी ने कहा, हो सकता है वो लोगों का पियानो सुन रही हूँ, मैं अभी देख कर आता हूँ। कर्नल बख्शी की अनुपस्थित में नंदू ने छोटा सा भाषण देकर पुरस्कार वितरण का कार्य संपन्न कर दिया। उसने प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले लोगों को धन्यवाद किया। प्रदर्शनी अगले दिन भी जनता के लिए खुली रहने वाली थी और उसके बाद फूलों को उनके मालिक वापस ले जा सकते थे। अभी नंदू ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि कर्नल बख्शी घबराए हुए वापस लौटे।
श्रीमती बसु को कुछ हो गया है, कर्नल बख्शी ने कहा। वो बाहर फुलवारी में गिरी पड़ी है। मुझे लगता है कि वो मर चुकी हैं। नृत्यशाला में पहले मौन छा गया और फिर भय और अविश्वास की आवाज़ें गूंजने लगीं। नंदू, डॉक्टर राइनहार्ट तथा होटल के 2-3 लोग तेजी से दरवाजे की ओर भागे। अन्य लोग जंगल के पेड़ों की तरह अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहे। वे लोग बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा श्रीमती बसु जलकुंभी की क्यारी में पड़ी हुई हैं। उनके गर्दन के चारों ओर एक बेल लिपटी हुई थी, जिससे श्रीमती बसु की त्वचा में गहरा घाव हो गया था। श्रीमती बसु की आंखें बाहर निकल आई थीं और जीभ बाहर लटक रही थी। इन्हें गला घोंट कर मारा गया है, नंदू ने श्रीमती बसु को देखकर कहा। हालांकि ये ऐसे भी नजर आ रहा था। ये बहुत बुरा हुआ, वो बोला। ऐसे भी बिना खून खराबे के ही मेरे होटल में कम लोग आते हैं। इस बीच वहाँ हुए हादसे से बेखबर लोबो होटल में बैठा अभी पियानो बजा रहा था। मिस रिपली बीन को इस बात का विश्वास था कि बाहर कुछ भयंकर हुआ है, परंतु आगे बढ़कर मुसीबत के पास जाना उनकी आदत नहीं थी। उन्हें अंतर प्रेरणा ने नृत्यशाला की सीढ़ियों के निकट खड़े लोगों के पास जाने से रोक लिया। उन्होंने अनेक वर्षों तक अकेले रहने के बाद सीख लिया था कि संसार में जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि व्यक्ति अपने काम से मतलब रखे। आवश्यकता के समय सहायता करना अच्छी बात है, परंतु आगे बढ़कर खुद को मुसीबत में नहीं फंसाना चाहिए। मिस रिपली बीन ने होटल के बरामदे में कदम रखा। वहाँ लोबो वियना संगीत की धुन बजा रहा था। लोबो ने ऊपर देखा और मिस रिपली बीन के चेहरे पर फैली घबराहट देखकर पियानो बजाना रोक दिया। आंटी में क्या बात है? वो मिस रिपली बीन को आंटी कहकर बुलाता था, क्योंकि वे उसे गोवा की एक वृद्ध जमीमा आंटी की याद दिलाती थीं। मुझे लगता है नृत्यशाला के बाहर कुछ बुरा हुआ है, लेकिन मुझे जाकर देखने से डर लग रहा है। तो फिर आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। लोबो भागते हुए बाहर गया और इस बीच मिस रिपली बीन सोफे पर बैठकर संभलने का प्रयास करने लगी। लोबो कुछ ही देर में लौट आया। वहाँ श्रीमती बसु गिरी पड़ी हैं, लोबो ने कहा। उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसा लगता है किसी ने उन पर हमला किया था। मिस रिपली बीन को दीवार पर पड़ी परछाइयाँ याद आईं और ये भी ध्यान आया कि कोई उन्हें देख रहा था। बेचारी श्रीमती बसु, कोई क्यों उन्हें मारना चाहेगा? वो बोली। मुझे लगता है मुझे अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं आपके साथ चलता हूँ आंटी। लोबो नीचे झुका और उसने मिस रिपली बीन को बाँह से पकड़ लिया। वो दुबली पतली थीं और लोबो को छोटी चिड़िया जैसी लगती थीं। वो मिस रिपली बीन का हाथ पकड़कर उनके कमरे तक ले गया। कमरे के भीतर ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मिस रिपली बीन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक छोटा तिब्बती शिकारी कुत्ता उनकी ओर दौड़ता हुआ आया और कूदकर उनके ऊपर चढ़ने लगा। उसने मिस रिपली बीन और लोबो का अपने अंदाज में स्वागत किया। नीचे फ्लफ, नीचे बैठो, मिस रिपली बीन ने कहा। भगवान के लिए हमें भीतर आने दो। फ्लफ शांत हो गया तो मिस रिपली बीन ने लोबो को भीतर बुलाया और उसे चॉकलेट केक खाने को दिया। लोबो ने कहा कि वो नीचे जाकर देखना चाहता है कि नृत्यशाला में क्या हुआ है। उसे लगा कि शायद नंदू को उसकी मदद की आवश्यकता होगी। चॉकलेट केक फ्लफ को मिल गया। इस बीच उसकी मालकिन एक अलमारी के पास गई और उन्होंने हरे रंग की एक बड़ी बोतल निकाली। मिस रिपली बीन को पीने की इच्छा हुई और उस समय उनके पास पीने के लिए केवल पुदीना वाली शराब ही उपलब्ध थी। मिस रिपली बीन को पुदीना वाली शराब पर बहुत गर्व था और होना भी चाहिए था, क्योंकि वो शराब उन्होंने स्वयं बनाई थी। उसे बनाने की विधि बहुत सरल थी। कांच के एक बड़े मर्तबान में 1 कप चीनी डालकर उसमें 1 बोतल अपनी मनपसंद शराब डालिए। फिर उसमें 2 चम्मच पेपरमेंट का तेल, जो दवाई की दुकान से मिल जाता है, और इतनी ही मात्रा में केक तथा मिठाई में डाला जाने वाला हरा रंग डाल दीजिए और लीजिए, आपके पास मिस रिपली बीन द्वारा बनाई पुदीना वाली शराब तैयार है। मिस रिपली बीन ने अपने लिए छोटे गिलास में शराब निकाली और होठों पर जीभ फेरती हुई कुर्सी पर बैठ गई। वो होटल की नहीं बल्कि उनकी निजी कुर्सी थी। उनकी दादी ने वर्ष 1980 के आसपास तीसरे या चौथे अफगानी युद्ध के दौरान उसी कुर्सी पर दम तोड़ा था। मिस रिपली बीन अपनी पारिवारिक विरासत की कुछ चीज़ों को लेकर बहुत भावुक थीं। उस समय हालांकि उनका दिमाग ताज़ा घटना के बारे में सोच रहा था। उन्हें शायद नृत्यशाला में रुककर अपनी आंखों देखी घटना के बारे में लोगों को बताना चाहिए था। हालांकि उसमें बताने जैसा कोई ठोस तथ्य नहीं था,
क्योंकि उन्होंने दीवार पर केवल परछाइयाँ देखी थीं। परंतु वो व्यक्ति जो कुछ पल वहीं रुककर मिस रिप्ली बीन को पहचानने की कोशिश कर रहा था। मिस रिप्ली बीन को लगा शायद अभी चुपचाप रहकर अनजान बने रहना ही बेहतर होगा। उन्होंने अपने लिए हल्का भोजन बनाया जिसमें सब्जी का सूप और 2 टोस्ट थे। उसके बाद वो जल्दी से बिस्तर में लेट गईं। उन्होंने बिस्तर के पास रखा रेडियो चालू कर दिया जो नींद न आने तक उनका साथ देता था। मिस रिप्ली बीन को बीबीसी पर हास्य कार्यक्रम राउंड द हॉर्न अथवा द मैन फ्रॉम द मिनिस्ट्री सुनना और ऑल इंडिया रेडियो पर मेलविल डिमेलो की मधुर आवाज़ में देर रात के कार्यक्रम सुनना पसंद था। मिस रिप्ली बीन को नींद आ गई। रेडियो चलता रहा। फ्लफ भी उनके बिस्तर के पास सो गया। 1 या 2 घंटे के बाद फ्लफ की हल्की गुर्राहट ने मिस रिप्ली बीन को नींद से जगा दिया। उन्होंने रेडियो बंद करके बिस्तर के पास रखा लैंप जलाया। फ्लफ सिर उठाकर खिड़की की ओर देख रहा था। उनके दोनों कमरों में खिड़कियां थीं और इस कमरे की खिड़की होटल के सामने वाले विशाल व बूढ़े देवदार की ओर खुलती थी। बाहर अंधेरा था। मिस रिप्ली बीन को कुछ नहीं दिख रहा था, परंतु उनकी खिड़की के कांच पर खुरचने जैसी आवाज़ आ रही थी, मानो कोई ज़बरदस्ती उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। फ्लफ एक बार भौंका तो खुरचने की आवाज़ बंद हो गई। कुछ देर बाद कदमों की आहट सुनाई पड़ी। कोई खिड़की के नीचे बजरी वाले रास्ते पर चहलकदमी कर रहा था। मिस रिप्ली बीन बिस्तर से बाहर निकली और सबसे नज़दीक की खिड़की के पास पहुंची। वहाँ कोई नहीं था। वो बैठक में गईं। फ्लफ भी धमकी भरी आवाज़ करता हुआ मिस रिप्ली बीन के पीछे चल पड़ा। उन्होंने उस कमरे की खिड़की से भी बाहर झाँका। कोई तेज़ी से पीछे हटा तो उसकी टक्कर से गमला गिर गया। फ्लफ ने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया और चोर वहाँ से भाग निकला। मिस रिप्ली बीन ने घर की सारी बत्तियां जला दी और सुबह तक सेंस एंड सेंसिबिलिटी पुस्तक पढ़ती रहीं। उन्हें कुर्सी पर बैठे बैठे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह दांत के दर्द से मिस रिप्ली बीन की नींद खुली। उन्होंने दर्द निवारण के लिए एस्पिरिन की गोलियां खाईं और फिर सुबह का स्वागत करने घर से बाहर निकल पड़ी। सामने के पहाड़ों पर सूर्य उदय हो रहा था। बर्फ पर पड़ रही गुलाबी अरुणिमा शीघ्र ही स्वर्णिम प्रकाश में परिवर्तित हो गई। पर्वतों के ऊपर हो रहा सूर्योदय और शाश्वत हिम का दर्शन सदा ही मनोहर होता है। मिस रिप्ली बीन धुंधले एवं नीरस मौसम वाले दिनों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह इस दृश्य का आनंद लेती थी। फ्लफ सुबह के निजी कार्यों के लिए दौड़ जाता था, जबकि मिस रिप्ली बीन बाहर के रास्ते तथा खिड़की के नीचे बनी फूलों की क्यारियों का निरीक्षण करती थी। हाँ, उस रात कोई वहाँ था। उसने पुदीना के पौधों को कुचल दिया था, जिसे मिस रिप्ली बीन बड़ी मेहनत से क्यारी में उगाने में सफल हो पाई थी। कुचले पुदीना की सुगंध हवा में थी। मिस रिप्ली बीन को सुगंध पसंद थी, किंतु इस तरह नहीं जब किसी ने उसे बुरी तरह मसल दिया था। वो पानी देने वाला टीन का बर्तन लाई और उन्होंने आहत पौधों पर ताज़े पानी का छिड़काव किया। अब ये पौधे कुछ अच्छा महसूस करेंगे, उन्होंने ज़ोर से कहा। पता नहीं वो कौन था जो रात भर यहाँ घूमता रहा। मैं नंदू से मिलने पर उसे ये बात बताऊंगी। परंतु नंदू पूरे समय पुलिस के साथ व्यस्त था। वो बहुत हैरान और नाराज़ भी था। उसके प्यारे होटल में हत्या, और वो भी वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी के अंत में। ये बहुत गलत हुआ। उसने यही बात डॉक्टर राइनहार्ट के समक्ष दोहराई, जो अपने शल्य कक्ष में जाने से पहले मैदान में घूम रहे थे। उस दिन सुबह राइनहार्ट से मिलने 3 मरीज आने वाले थे। एक स्थानीय वकील, एक तिब्बती भिक्षु और तीसरी कपूरथला की महारानी। परंतु महारानी ने, जिसकी बारी सबसे पहले थी, अपना मिलने का समय रद्द कर दिया, क्योंकि वो पिछले दिन की घटना से काफ़ी परेशान थी। आंगन पार करते समय राइनहार्ट की भेंट मिस रिप्ली बीन से हो गई और उन्होंने देखा मिस रिप्ली बीन का जबड़ा सूजा हुआ था। दांत का दर्द मिस रिप्ली बीन? राइनहार्ट ने पूछा। मिस रिप्ली बीन और लोबो की भांति डॉक्टर राइनहार्ट भी होटल रॉयल में स्थायी रूप से रहते थे। इसके अतिरिक्त नंदू ही एकमात्र वहाँ का स्थायी निवासी था, जो मुख्य खंड के पीछे छोटे से मकान में रहता था। यह 2 दिन से परेशान कर रहा है, मुझे लगता है इसे निकलवा देना चाहिए, मिस रिप्ली बीन ने कहा। मैं आज सुबह थोड़ा व्यस्त हूँ और दोपहर में श्रीमती बसु को दफनाने का कार्यक्रम होगा। मैं कल आपको देखूंगा। इस बीच आप थोड़ी कोडीन ले लीजिए, लेकिन अपनी शराब के साथ नहीं। दफन? श्रीमती बसु को निश्चय ही दफनाया जाएगा। वो ईसाई थीं और नियमित रूप से गिरजाघर जाती थीं। उनके बहुत से मित्र और संबंधी हैं।
मिस रिपली बीन ने सोचा कि उन्हें भी जाना चाहिए। वो श्रीमती बसु को ज़्यादा नहीं जानती थी, परंतु जिस समय वो दुर्घटना हुई मिस रिपली बीन वहीं थी। ये एक तरह से उनका दायित्व था और हो सकता है हत्यारा भी वहाँ मौजूद हो। मिस रिपली बीन भय और शंका से कांप उठी। उन्होंने अंधेरे में हत्यारे को देखा नहीं था, किंतु वो शायद उसकी आकृति और हाव भाव को पहचान सकेंगी तथा संभव हुआ तो नंदू लोबो या फिर डॉक्टर राइनहार्ट किसी को अपना संशय बता सकेंगी। ऐसा करने से शायद बात आगे बढ़ सके और पुष्प प्रदर्शनी में आए लोगों के मंतव्य का पता लगाया जा सके। कुत्तों को कब्रिस्तान में जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें ताज़ी मिट्टी खोदने तथा टूटी कब्रों से पुरानी हड्डियां निकालने की बुरी आदत होती है। इसलिए मिस रिपली बीन ने फ्लफ को घर पर ही छोड़ दिया और स्वयं भीड़भाड़ वाले गांधी चौक से होते हुए कैमल्स बैक सड़क को पार करके कब्रिस्तान तक पहुंच गई। वहां कुछ लोग शव वाहन के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें खड़े काफ़ी समय बीत चुका था, क्योंकि सिविल सर्जन किसी खरीदारी के लिए शहर से बाहर देहरादून गया था, जिसके चलते श्रीमती बसु के शव के पोस्टमार्टम में कुछ घंटों का विलंब हो गया था। सामान्य तौर पर यह कार्य सर्जन के सहायकों से भी करवाया जा सकता था, जो शवों की काट छांट में निपुण थे, किंतु इस मामले के सुर्खियों में आने के कारण मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर ने सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन को बुलाना ही उचित समझा। क्वालिटी रेस्तरां में बढ़िया भोजन करने के उपरांत सर्जन ने अपना कार्य कर दिया। ये पहले से स्पष्ट था कि हत्या गला घोंटकर की गई थी। दोपहर तक खाली बैठे कुछ रिक्शा चालकों को तैयार करके पुराने ताबूत को रिक्शा में रखकर कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया। फूलों की कोई कमी नहीं थी। किसी ने होटल से अपने फूल वापस नहीं लिए थे। नंदू ने सब फूलों को होटल के रिक्शा में रखवाकर अपने संदेश के साथ कब्रिस्तान भिजवा दिया। श्रीमती बसु के ताबूत पर उनके अपने पुरस्कृत फूलों के साथ गुलदाउदी, डहेलिया और मिस गमला के अनुसार शिमला से लाए गए राजपीपला बेगोनिया भी रखे हुए थे। कब्रिस्तान के द्वार पर पादरी ने सुझाव दिया कि सभी शोकाकुल लोगों को एक प्रार्थना गानी होगी, किंतु वहाँ श्रीमती बसु के गिरजाघर से केवल 4 या 5 लोग ही मौजूद थे, तो इस बात पर आम सहमति नहीं बन पाई। हम लोग रॉक ऑफ एजेज गा सकते हैं, मदद करने को आतुर रहने वाली मिस रिपली बीन ने चहक कर कहा। वो सब लोग जानते हैं। क्या टाइटैनिक जहाज़ के डूबते समय उन लोगों ने यही गीत गाया था? कर्नल बख्शी ने पूछा। नहीं, वो प्रभु हम आपके पास हैं था, कपूरथला की महारानी बोली। उस विषय में उसे सब कुछ पता था, क्योंकि उसका कोई परिचित जहाज़ के साथ डूब गया था। मिस गमला ताबूत का निरीक्षण कर रही थी। इस ताबूत का प्रबंध किसने किया है? उसने पूछा। ये बहुत सस्ती लकड़ी का बना है। इस समय यही एकमात्र तैयार था, श्रीमती बसु के अतिथि गृह के युवा एवं आकर्षक मैनेजर ने उत्तर दिया। मिस गमला ने उसे ध्यान से देखा। बसु का एक और युवा साथी, उसने सोचा। उसे शोकाकुल लोगों में एक और आकर्षक युवक दिखाई दिया, परंतु वो स्टेट बैंक का मैनेजर निकला। पादरी ने गाना आरंभ किया। हे प्रभु, मुझे कोई स्थान दो, मैं आपके भीतर छिपना चाहता हूँ। कुछ बिखरी हुई आवाज़ें मिलकर गीत गाने लगीं। उनमें सबसे तेज स्वर मिस रिपली बीन का था। उन्होंने अपने घर से निकलते समय पुदीना वाली शराब का घूंट पिया था, जिससे उनका गायन उत्तेजक हो गया था। इसके बाद ताबूत को धरती में उतारा गया। उसके ऊपर बहुत से फूल रख दिए गए। लोग हाथों में भरकर ताबूत पर मिट्टी डालने लगे। आवास गृह वाले युवक ने अपनी आंख से आंसू पोंछे। किसी ने अतिरिक्त भावुकता नहीं दिखाई, परंतु मिस गमला ने एक बड़ा सा रुमाल निकाला और जोर से नाक साफ की। ये भी एक तरह की भावुक अभिव्यक्ति थी। कब्रिस्तान के रास्ते में कुछ जंगली सिकातों के फूल उगे थे। मिस रिपली बीन ने अपने शयन कक्ष के फूलदान के लिए कुछ फूल तोड़ लिए। डॉक्टर राइनहार्ट बड़े बड़े डग भरते हुए अन्य लोगों से पहले मुख्य सड़क तक पहुंच गए थे। फिर वो घाटी से उठती धुंध के बीच ओझल हो गए। मिस रिपली बीन ने इधर उधर देखा, किंतु उन्हें लोबो दिखाई नहीं दिया। यह अजीब बात थी कि वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ था। बैंक के मैनेजर ने अत्यंत शिष्टतापूर्वक मिस रिपली बीन को पेड़ की एक टूटी डाल के ऊपर से निकलने में सहायता की और धीरे से कहा, कितना दुखद है, उसका कोई शत्रु भी नहीं था। किसने किया होगा? क्या श्रीमती बसु अपने पीछे काफ़ी धन छोड़ गई हैं? कर्नल बख्शी ने कहा। पीछे छोड़ने को कुछ था ही नहीं, बैंक मैनेजर ने उत्तर दिया।
बल्कि हमने उन्हें उनके खाते में जमा राशि से अधिक पैसा दिया था ताकि अपना अतिथि गृह चला सकें। उन्हें पैसे की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि वो आय से अधिक खर्च करती थी। वो फालतू किस्म के युवकों की बहुत सहायता करती थी। मिस गमला ने अतिथि गृह वाले युवक की ओर देखते हुए कहा, किंतु कुछ दूरी पर होने के कारण उनकी बात सुन नहीं सका। धीरे धीरे सब लोग चले गए और मिस रिपली बिन अकेली रह गईं। वो अंधेरे रास्ते पर आराम से चलती हुई मसूरी के पर्यटन केंद्र गांधी चौक के रोशन इलाके की ओर बढ़ गईं। शाम के समय निर्जन शांत सड़क के किनारे देवदार के ऊंचे वृक्ष संतरी बनकर खड़े थे। बलूत का एक पुराना वृक्ष पगडंडी पर शाखाएं फैलाए खड़ा था। एक उड़ने वाली गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पर कूद रही थी और नीचे एक काकड़ कर्कश स्वर में चिल्ला रहा था। आसपास शायद कोई तेंदुआ शिकार पर निकला था। मिस रिपली बीन को तेंदुओं से डर नहीं लगता था। अधिकांश तौर पर तेंदुओं को जब तक उनके आश्रय स्थल से बाहर निकाला नहीं जाता वे किसी पर हमला नहीं करते। पशु के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, किंतु मनुष्यों के विषय में कुछ भी कहना मुश्किल है। अत्यंत आकर्षक और संकोची मनुष्यों ने प्रायः भयंकर एवं नृशंस अपराधों को अंजाम दिया है। मिस रिपली बीन को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, फिर वो फीकी पड़ गई। सड़क के किनारे झाड़ियों में सरसराहट हुई। वो खेत में रहने वाला एक चूहा था। चांद की रोशनी से रास्ते पर परछाइयाँ बन रही थीं। मिस रिपली बीन ने अपनी चाल तेज कर दी। अचानक उन्हें अपने बाईं ओर पहाड़ी की ढलान के नीचे आती एक तेज आवाज़ सुनाई दी। एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। मिस रिपली बीन को चट्टान दिखाई नहीं थी, किंतु उन्हें विश्वास था कि वो जल्द ही उनके ऊपर आ गिरेगी। वो तेजी से भागने लगीं। उनकी गति बहुत तेज थी और तभी वो चट्टान उनके पीछे आ गिरी। उसी के साथ बहुत सी मिट्टी, पत्थर और पौधे भी नीचे आ गए थे। मिस रिपली बीन दौड़ते दौड़ते बाजार की रोशनी में पहुंच गईं। वो हाँफती हुई पुस्तकालय की सीढ़ियों पर बैठ गईं, क्योंकि उनके लिए और भागना संभव नहीं था। आंटी मे, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? क्या आप ठीक हैं? वो लोबो था जो हमेशा की तरह हाथ बढ़ाए चिंतित खड़ा था। मिस रिपली बीन ने उसका हाथ थाम लिया और वे दोनों धीरे धीरे होटल की ओर चल पड़े। उन्होंने लोबो से ज़्यादा कुछ नहीं कहा और सिर्फ इतना ही बताया कि वो अकेली रह गई थी, इसीलिए उन्हें रास्ता भटक जाने का डर था। शांत रात्रि, खामोश रात्रि। मिस रिपली बीन रात भर जागती रहीं। उन्हें किसी घटना के होने की आशंका थी। उनके दांत में तेज दर्द था। कोडीन लेने से भी आराम नहीं मिला। क्या दांत के डॉक्टरों के दांत में कभी दर्द नहीं होता? उन्हें यदि दर्द होता भी होगा तो वे बताते नहीं होंगे। क्या वे अपना दांत स्वयं निकालते हैं या फिर किसी अन्य डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर साधारण मरीजों की तरह उसी पीड़ा को सहन करते हैं? क्या गंदे दांत वाले अथवा मुंह की दुर्गंध वाले लोग भी दांत के डॉक्टर बन सकते हैं? इस तरह के दार्शनिक प्रश्न मिस रिपली बीन के दिमाग में घूमते रहे और वो बिस्तर में लेटी करवटें बदलती रहीं, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उस रात खिड़की पर कोई आवाज़ नहीं हुई और फर्श पर किसी के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। फ्लफ भी उस रात आराम से मिस रिपली बीन के बिस्तर के पास सोता रहा। यदि बाहर चोर होता तो फ्लफ अवश्य भौंकता। अगले दिन पुराने मित्र की भांति सुबह ने दस्तक दी तो कुछ राहत मिली। पहले पहर की रोशनी हमेशा भरोसा दिलाती है। सुबह हो गई है। एक नया दिन सामने है। मानव जाति और दांत के दर्द से परेशान लोगों के लिए अभी आशा शेष है। ठीक 10:30 बजे मिस रिपली बीन डॉक्टर राइनहार्ट के पास पहुंच गई। डॉक्टर राइनहार्ट ने भरोसेमंद मुस्कुराहट के साथ मिस रिपली बीन का अभिवादन किया। नकली दांत नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, इस व्यवसाय के लिए अच्छा विज्ञापन था। राइनहार्ट को देखकर मिस रिपली बीन को अपने मनपसंद अभिनेता ग्रेगरी पेक की याद आती थी। आइए आइए मिस रिपली बीन, मुझे पता है कि आपको रात में बहुत कठिनाई हुई होगी। वो पीड़ा अब समाप्त हो जाएगी। आराम से बैठ जाइए, पीछे होकर आराम से बैठिए। आज बढ़िया दिन है ना? मिस रिपली बीन ने हामी भरी। वो सचमुच अच्छा दिन था, यदि व्यक्ति बाहर धूप में हो। मिस रिपली बीन का इलाज शुरू हो गया। स्टील के चमचमाते और साफ सुथरे उपकरण रखे थे। डॉक्टर राइनहार्ट के पास एक युवा तिब्बती सहायक था, लेकिन वो कुछ दिन की छुट्टी पर गया था। उन दिनों अधिक मरीज नहीं आते थे और जो थोड़े बहुत थे उन्हें राइनहार्ट अकेले ही संभाल लेते थे।
मिस रिपली बीन मरीजों वाली कुर्सी में धंस कर बैठ गईं और खिड़की से बाहर पुराने बनखौर के पेड़ से लाल पत्तों को झड़ते हुए देखने लगीं। अपना मुंह खोलिए। मिस रिपली बीन ने मुंह खोला और डॉक्टर राइनहार्ट अपने औजार से ठोक कर खराब दांत खोजने लगे। इसे निकालना पड़ेगा। मिस रिपली बीन ने दांत निकालने के लिए हामी भर दी। मैं आपको नोवासिन का इंजेक्शन देता हूँ, उसने कहा, फिर आपको कुछ महसूस नहीं होगा। उन्होंने इंजेक्शन तैयार किया, खिड़की से बाहर देखा और फिर मिस रिपली बीन से कहा, मुझे श्रीमती बसु पर दया आ रही है, परंतु उसे जाना ही था। जाना ही था? मिस रिपली बीन दुविधा से देखने लगी। वो आकर्षक थी लेकिन हिचकिचाती नहीं थी, डॉक्टर राइनहार्ट ने कहा। वो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करती थी, लोगों को धमकी देती थी, मुझे भी धमकाती थी। आपको धमकाती थी? मिस रिपली बीन अनचाहे ढंग से राइनहार्ट की हर बात को दोहरा रही थी। हाँ, वो ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, मुझसे कई महीनों तक पैसे ऐंठती रही, बहुत लालची हो गई थी, रुकी नहीं रही थी। उस दिन आपने सब कुछ देखा था, है ना? आप देवदार के नीचे बेंच पर बैठी थीं, मैंने बाद में आपको बैठे देखा था, आपने सब कुछ देख लिया होगा। सब कुछ? मैंने कुछ नहीं देखा, वहाँ देखने को क्या था? वो भली महिला जिसे मैंने गला दबाकर मार डाला। हे भगवान! मिस रिपली बीन को डॉक्टर अब ग्रेगरी पैक जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने ऐसा क्या कर दिया कि आपने उसे मार डाला? वो मेरे अतीत को जान गई थी, मुझे धमकी देती थी कि सबको बता देगी। आपका अतीत? मेरा बेल्सेन में बिताया गया समय, जर्मनी का बंदी शिविर। आप वहाँ कैद थे? पागल मत बनो, मैं उस कैंप में दांतों का डॉक्टर था। मैं एक भला नाजी और पार्टी का सदस्य था। मैं वहाँ लाए गए प्रत्येक यहूदी की जांच करता था। उनके दांतों में कहीं भी सोना होता, सोने की भराई, सोने का खोल, सोने का नकली दांत, मैं उसे निकाल लेता था। हमने युद्ध की तैयारी के लिए काफ़ी सोना जमा कर लिया था। यदि कोई मरीज परेशान करता या फिर राइस का शत्रु होता, राइनहार्ट ने हाथ में पकड़े इंजेक्शन को देखकर कहा, तो दोहरी खुराक उसे हमेशा के लिए शांत कर देती थी। अब आप अपना मुंह खोलिए। मिस रिपली बीन का मुंह पहले से ही खुला था, किंतु वो मसूड़े में इंजेक्शन लगवाने के लिए नहीं बल्कि घबराहट से खुला था। लेकिन इस सब का श्रीमती बसु से क्या संबंध है? उन्होंने पूछा। उसे किसी तरह पता लग गया था। युद्ध के बाद मैं भारत आ गया। अंग्रेज़ों द्वारा देहरादून में बंदी बनाए गए एक नाजी के अनुरोध पर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। युद्ध के बाद हम सब दुनिया भर में अलग अलग जगह बिखर गए थे। कुछ पकड़े गए, कुछ आज़ाद रहे। मैं कुछ समय से आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहना चाहता हूँ। अपना मुंह खोलो। ग्रेगरी पैक बिल्कुल नहीं, निसंदेह बोरिस कार्लोफ। मिस रिपली बीन ने खिड़की से बाहर देखा। बनखौर के लाल पत्ते झड़ रहे थे। क्या वो धरती के अंतिम बार दर्शन कर रही थी? वो अभी कुछ समय और जीवित रहना चाहती थी। अगर आप मुंह नहीं खोलेंगी तो इंजेक्शन आपके जबड़े में लग जाएगा। मिस रिपली बीन के लिए दोहरी खुराक। देखने से लगेगा आपका हृदय इस खुराक को सहन नहीं कर पाया। ये बात बिल्कुल सही है। मिस रिपली बीन ने मुंह खोल दिया। फिर वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ। दरवाज़ा झटके से खुला और फ्लफ जोर जोर से भौंकता हुआ भीतर आ गया। उसे सहज बोध हो गया था कि उसकी मालकिन खतरे में है। वो डॉक्टर के पैर पर लपका और उसने राइनहार्ट की पिंडली में अपने छोटे छोटे पैने दांत गड़ा दिए। डॉक्टर फ्लप को कोसता हुआ पीछे हट गया। इंजेक्शन की सुई पकड़े उसका हाथ अब भी हवा में लहरा रहा था। एक और जोरदार धक्के की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और लोबो चिल्लाता हुआ अंदर आया। क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? डॉक्टर राइनहार्ट ने गहरी सांस भरी और सुई को अपने ही नस में जोर से घुसा लिया। उसने वो घातक दवाई स्वयं अपने शरीर में छोड़ दी। फिर वो धम्म से फर्श पर गिर पड़ा। फ्लफ तेजी से मिस रिपली बीन की ओर दौड़ा और उनकी गोद में कूदकर प्यार से उनके चेहरे को चाटने लगा। लोबो के पीछे पीछे नंदू, माली, रसोइया और चौकीदार भी पहुंच गए। एक और लाश। नंदू कराहते हुए बोला, मुझे नहीं पता ये होटल कैसे चलेगा, परंतु हम आने वाले महीनों और सालों में देखेंगे कि वो चलेगा। अभी आप सुन रहे थे रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई कहानी देवदारों के साए में। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।